हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. Today we will continue our previous poem, that is Dust of Snow, written by Robert Frost. तो बच्चों, yesterday we completed our poem Dust of Snow. Today we are going to discuss the question answers and poetic devices. तो कल बच्चों हमने कंप्लीट करी थी. अगर बच्चों समझ में नहीं आई है तो आप लोग उसमें क्वेश्चन पुट कर सकते हैं. जैसे कल मैंने बच्चों से क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पे दो बेड ओमेन जो हैं कौन कौन से हैं, तो बच्चे जो हैं अनेबल टू आंसर द क्वेश्चन. तो बच्चों ध्यान दें, जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है तो उस पे जो है आप फोकस दीजिए. तो यहाँ पे हेमलॉक ट्री और क्रो की बात की गई थी. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने किस तरह से उसका मूड सही नहीं था और इन दो जो बेड ओमेन थे इनकी वजह से किस तरह से मूड चेंज होता है और उसका रेस्ट ऑफ द डे किस तरह से हैप्पीली स्पेंड होता है. राइट. तो इसी को बच्चों अभी हम कंटिन्यू करते हैं. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से स्नोफॉल गिरती है. आप लोगों ने कई जो है हाई एल्टीट्यूड्स में रहते होंगे तो उन्होंने देखी होगी स्नोफॉल. तो यहाँ पिक्चर के थ्रू जो है हमने बताया है यहाँ पे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने किस तरह से क्रो और स्नो फ्लेक्स की वजह से जो है उनका मूड चेंज हुआ था और एक जो दिन उनका खराब था वो जो है हैप्पीली चेंज हो जाता इन हैप्पी मूड. तो ये ऑलरेडी भी डिस्कस. तो बच्चों ये हमने फॉर्म जो है यस्टरडे भी कंप्लीटेड. अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पुट करना है तो आप लोग पूछ सकते हैं. और कल हमने फ्लो चार्ट में भी इसको बताया था, डिस्क्राइब किया था कि किस तरह से आप लोग जो है पॉइंट्स बना के याद कर सकते हैं किसी भी फॉर्म को या चैप्टर को. क्लियर. ये समरी एंड थीम ऑलरेडी डिस्कस. तो बच्चों ये पोएटिक डिवाइसेस हैं. कल हमने राइम स्कीम फाइंड आउट करी थी कि किस तरह से राइम स्कीम करते हैं. नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज योर एसोनेंस. एसोनेंस क्या होता है बच्चों? द साउंड ऑफ वोबल ओ इज प्रोमिनेंट. जिसमें जो है वोबल साउंड आता है उसको हम क्या कहते हैं? एसोनेंस. तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइसेस है. हमने पहले भी डिस्कस किया था कि पोएटिक डिवाइसेस क्या होते हैं. कि पोएटिक डिवाइसेस आर यूज्ड बाय पोएट टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग. क्लियर. तो एसोनेंस क्या होता है? जब हमें किसी लाइन में वोबल्स का साउंड जो है वोबल जो है साउंड रिपीट होता है, दैट इज कॉल्ड योर एसोनेंस. तो एक लाइन है बच्चों इन द पोम शुक डाउन ऑन मी. तो यहाँ पे किसका है? यहाँ पे रिपीटेशन शुक ओ ओ. तो यहाँ पे इट इज रिपीटेड, दैट इज वाई ओ जो है यहाँ पे रिपीटेड है एंड दैट इज ओ क्या है आपका? वोबल है. वोबल जो है किसी लाइन में रिपीट होता है देन इट इज कॉल्ड एसोनेंस. अगर कॉन्सोनेंट होता है तो हम उसके दो होते हैं, एक ऑलिट्रेशन होता है और एक होता है कॉन्सोनेंस. क्लियर. तो यहाँ पे एसोनेंस है. Vowel is repeated in a sentence, that is why it is assonance. दूसरा है बच्चों enjambment. Enjambment क्या होता है बच्चों? कि किसी भी अगर पहले में हमें कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होता, that is called your enjambment. The sentence is being continued to the next line without the use of any punctuation. जिसमें हम पंक्चुएशन को यूज नहीं करते, कंटिन्यूएशन में रहता है, दैट इज कॉल्ड योर इट हैज बीन यूज थ्रू आउट द स्टैंजा. तो आप लोग देख सकते हैं कि पूरी स्टैंजा में इसको जो है यूज किया गया है. आप यहाँ देख सकते हैं कि कंटिन्यूएशन में द होल स्टैंजा इज इन कंटिन्यूएशन और फुल स्टॉप जो है लास्ट में है. कोई पंक्चुएशन मार्क इज नॉट यूज्ड. सिमिलरली इन द फर्स्ट स्टैंजा देयर इज नो पंक्चुएशन मार्क. तो इट मीन्स दिस इज कॉल्ड enjambment. Clear. The sentence is being continued to the next line. So it has been used throughout the stanza. तो पूरे stanza में कहीं भी punctuation mark is not used. खाली लास्ट में यूज हुआ है, that is called your enjambment. थर्ड poetic device क्या है बच्चों? metaphor. तो यहाँ पे दो हैं, एक metaphor होता है, एक simile होती है. तो पहले भी मैंने आपको बताया था कि simile क्या होता है और what is the difference between simile and metaphor. तो simile होता है when we compare two opposite things by using the word like and as. जब हम like और as वर्ड यूज करके दो अपोजिट चीजों को हम कंपेयर करते हैं, then it is called simile. When we compare two opposite things without using like and as words, that is called your metaphor. यही डिफरेंस है metaphor और simile में. The poet has compared, अब यहाँ पे किसको कंपेयर करा है? स्नो फ्लेक्स विद डस्ट इन लाइन थर्ड लाइन में अगर आप देखें तो स्नो फ्लेक्स को किससे कंपेयर करा है? डस्ट से. दोनों क्या है बच्चों? अपोजिट थिंग्स है. बट हियर रॉबर्ट फ्रॉस्ट कंपेयर स्नो फ्लेक्स विद डस्ट पार्टिकल्स, दैट इज व्हाई इट इज मेटाफोर. अगर होता है स्नो फ्लेक्स लाइक डस्ट,
देन इट इज सिमली। अगर लाइक और एज वर्ड यूज होते हैं तो क्या होता है बच्चों, सिमली। तो ये डिफरेंस है मेटाफर और सिमली में। दूसरा है, फोर्थ वन इज योर इमेजरी। द पोएट हैज गिवन द विजुअल डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे इमेजिन करके ही आपको लिखा है, यहाँ पे पोएम में जो है स्ट्रेंजर्स हैं, तो पूरे स्ट्रेंजर क्या है, विजुअल डिस्क्रिप्शन, दैट इज वाई इट इज इमेजरी। कंट्रास्ट क्या है बच्चों, द पोएट हैज यूज्ड टू कंट्रास्ट। दो कंट्रास्ट है, एक है क्रो एंड स्नो टू शो कंट्रास्ट। द क्रो स्टैंड्स, अब क्रो किसके लिए स्टैंड्स होता है, कंट्रास्ट क्या है यहाँ पे कि क्रो स्टैंड्स फॉर समथिंग डार्क या डूमी या सैडनेस के लिए है या डेथ के लिए है, while on the other hand snow stands for something light and pure fresh। तो दोनों क्या है बच्चों, अपोजिट कंट्रास्ट है। क्लियर, दैट इज व्हाई the poet has used to watch crow and snow। Symbolism क्या है, when something has been used as a symbol। अब यहाँ पे as a symbol means hemlock tree, जिसका सिंबल यहाँ पे लिया गया है poisonous tree, which has been used as a symbol of death by the poet। तो यहाँ पे क्या है, सिंबलिज्म। द क्रो हैज बीन यूज, अब क्रो को भी यूज किया है, दोनों को जो है यहाँ पे बैड ओमेन की तरह यूज करा है। तो द क्रो हैज बीन यूज एज अ सिंबल ऑफ समथिंग इनऑस्पिशियस or something which can worsen a person's mood, as the crow is often regarded as the ugliest of all animals। तो आप लोगों ने क्रो को भी देखा है, और हम लोग ट्री को किस लिए जो है बैड ओमेन मानते हैं, क्योंकि ये क्या है, पॉइजनस ट्री है। क्लियर, तो यहाँ पे दीज पोएटिक डिवाइसेस आर यूज्ड थ्रू आउट द पोम। क्लियर, और कहाँ कहाँ पे यूज है वे ऑलरेडी डिस्कस। राइम स्कीम क्या है, ये हमने फाइंड आउट करी है। तो ये पूरी पोम की है बच्चों, और हमने इंडिविजुअली स्ट्रेंजा वाइज निकाली थी कि राइम स्कीम क्या है। तो होल पोम की राइम स्कीम क्या है, ए बी सी डी। अगर हम इंडिविजुअली स्ट्रेंजा वाइज देखेंगे बच्चों, तो ए बी जो है राइम स्कीम है। क्लियर, तो अगर आपको एनी क्वेश्चन इफ यू वांट टू आस्क, प्लीज टेक द माइक। तो माइक लेके आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे पोएटिक डिवाइसेस समझ में नहीं आया तो यू कैन आस्क अ क्वेश्चन, राइट। तो राइम स्कीम पूछते हैं एग्जाम में, और कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस आर यूज्ड बाय पोएट। तो यहाँ पे एसोनेंस है, जब वोवल साउंड वोवल जो है रिपीट होते हैं, देन इट इज कॉल्ड एसोनेंस। Enjambment means when there is no punctuation mark is used in the stranger metaphor when we compare two opposite things without using the word like or as, then it is called metaphor। Imagery means visual description of the stranger या whole poem। Contrast, यहाँ पे दो वर्ड्स जो हैं कंट्रास्ट के हैं, क्रो एंड स्नो। तो ये हमने सिंबलिज्म मीन्स दो चीजें, हेमलॉक ट्री एंड क्रो सिंबल दिए हैं। हेमलॉक ट्री जो है पॉइजनस ट्री होता है, तो डेथ का सिंबल है। क्रो जो है is a symbol of something inauspicious or something which can worsen a person's mood। क्योंकि crow को कैसे कहते हैं, is often regarded as the ugliest of all animals। Clear? अब बच्चों एक एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि आपको एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा, तो क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम से, तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करें। तो एक मैंने एग्जाम्पल के यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सॉल्व कराया है। तो आप लोग ध्यान में रखें कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। क्लियर, फर्स्ट है द वी अ क्रो। तो एक फर्स्ट स्ट्रेंजर का मैंने दिया है कि यहाँ पे स्ट्रेंजर एक्सट्रैक्ट दिया है, और आपको जो है क्वेश्चंस आर गिवन बिलो, और आपको उसके आंसर देने हैं अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंजर। क्लियर, तो वेयर वाज द क्रो, तो क्रो कहाँ था, इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि हम लोग ट्री में था। तो आपको क्या लिखना है, द क्रो वाज, जैसे क्वेश्चन पूछे हैं आपको आंसर भी उसी के अकॉर्डिंग देना है। तो आंसर क्या है बच्चों, कोई बच्चा आंसर दे सकता है कि वेयर वाज द क्रो, क्रो कहाँ था। किसी बच्चे को आंसर आता है, प्लीज रेज योर हैंड। GIC साकेन खेत, आप लोग माइक लेके आंसर दे सकते हैं। वेयर वाज द क्रो, स्ट्रेंजर से ही आपको आंसर देने हैं। गुड मॉर्निंग मैम। यस, गुड मॉर्निंग मैम हेलो ट्री। हेमलॉक ट्री, मैम राइट। सागर। सागर, वेरी गुड सागर। पूरा आंसर बोलो, द क्रो वाज, कंप्लीट आंसर दो। द क्रो वाज ऑन अ हेलो ट्री। Very good, well done Sagar, sit down। The crow was on a hemlock tree, good। What did it shake on the poet? पोएट के ऊपर उसने क्या शेक किया था, कौन आंसर बताएगा। GIC सेकेंड खेत, दूसरे बच्चे को दे दो सागर माइक। What did it shake on the poet? पोएट के ऊपर क्या चीज जो है शेक करी थी उसने। गुड मॉर्निंग मैम।
Good morning. Yes. Answer the question, beta. Ma'am, What ma'am, did it it shake shook on the dust poet? off. Poet dust of snow. Very good. What's your name? My name is Chetan. चेतन. वेरी गुड चेतन. कल भी तुमने आंसर दिए थे. वेरी गुड. वेल डन. सिट डाउन. तो यहाँ पे आपको आंसर क्या देना, क्योंकि अब बच्चों एक चीज आप लोग ध्यान में देना, हाउ टू राइट द आंसर. क्लियर. तो यहाँ पे बच्चों देखो डिड है. अब जब डिड देंगे तो आप क्या लिखेंगे, जब डिड होगा क्वेश्चन में तो क्या है, पास्ट टेंस है. डू डिड डन. राइट. तो डू का पास्ट क्या है, डिड. तो आंसर किसने पूछा है, डिड में. तो ये बच्चे छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी है. कीप इट इन माइंड कि इट शेक. अब शेक क्या है आपका, वर्ब है. राइट. तो वर्ब की क्या यूज करना है आपको, सेकंड फॉर्म. क्योंकि यहाँ पे क्या है, सेकंड फॉर्म में आपको क्वेश्चन पूछा है, पास्ट में पूछा है. तो यह शेक की आपको क्या यूज करने है, सेकंड फॉर्म. अगर बच्चों यहाँ पे होता डस, राइट, तो आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, शेक्स. तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो बच्चों को ध्यान में रहते हैं, हाउ टू राइट द आंसर. तो ये ध्यान में रखें, अगर डज होगा तो शेक्स लिखेंगे, और अगर इफ इट इज रिटन एज ए डिड तो क्या लिखना है आपको, शुक, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. क्लियर. तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस यूज करना है, और यहाँ पे डिड के साथ आपको क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको यूज करनी है, और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस अकॉर्डिंग टू द वर्ब. वर्ब के अकॉर्डिंग आपको वहां पे यूज करना है. क्लियर. तो ये बातें आप लोग ध्यान में रखें. तो यहाँ पे क्या होगा, डिड है तो वी यूज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज द शुक. इट शुक डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट. क्लियर. नेक्स्ट इज व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द स्टैंजा. तो ये हमने निकाली है, तो सारे बच्चों को पता होगा, ए बी ए बी. स्टैंजा वाइज अगर हम देखेंगे बच्चों तो इट इज ए बी ए बी. क्लियर. अगर हम स्टैंजा वाइज देखेंगे तो इसका राइम स्कीम क्या है बच्चों, ए बी ए बी. अगर होल पोम की पूछेंगे तो क्या है बच्चों, ए बी सी डी. तो कल हमने निकाली थी. आई होप आप लोगों को जो है पता होगा कि हाउ टू फाइंड आउट द राइम स्कीम. हु इज द पोएट, हु आंसर द क्वेश्चन. कौन देगा आंसर, किसको आता है, हु इज द पोएट, कौन है पोएट इसके. इट्स वेरी इजी. कौन देगा फर्स्ट. इस हमने स्लाइड में देखा था कि पोएट का नाम लिखा था, ऑलरेडी हमने लिखा था उसमें. तो किस बच्चे को, कौन बच्चा आंसर देगा, जीआईसी सकेन खेत, चेतन और सागर के छोड़कर कोई आंसर दे सकता है. वेरी गुड. व्हाट्स योर नेम. Ma'am Srishti. सृष्टि. वेरी गुड सृष्टि. हु इज द पोएट. Ma'am, Robert Frost is the poet of the poem Dust of Snow. वेरी गुड सृष्टि. वेल डन. सिट डाउन. वेरी गुड बेटा सृष्टि. वेरी गुड. रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ऐसी कंप्लीट आंसर देने जैसे सृष्टि ने अभी दिया है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द पोएट ऑफ द पोम डस्ट ऑफ स्नो. क्लियर. तो एग्जाम में, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम में, तो ये नंबर जो है काउंट होते हैं. और हाउ टू राइट द आंसर की किस तरह से लिखा है, प्रेजेंट में लिखा है या पास्ट में लिखा है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ही आपको जवाब देने हैं. राइट. प्रेजेंट में पूछा है तो प्रेजेंट में देना है, पास्ट में पूछा है तो पास्ट में आपको आंसर देना. क्लियर. व्हाट इज द पोएट स्टेट ऑफ माइंड. स्टेट ऑफ माइंड कैसा था उसका पहले, राइट. तो कैसा था, डिप्रेसिव माइंड था, सैड था, दुखी थे वो. राइट. तो ऐसे ही यहाँ पे लिखना है, द पोएट वाज इन अ डिप्रेसिव एंड होपलेस मूड दैट टाइम. क्लियर. तो एक इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में. नेक्स्ट आते हैं आपको, नेक्स्ट स्टैंडा हैज गिवन माय हार्ट. तो इसमें देखो बच्चों, व्हाट डज द वर्ड रूट मीन. रूट का मतलब क्या होता है बच्चों, किसी को पता है रूट का मतलब क्या होता है. जब हमने पोम पढ़ी थी at that time I told you, root का मतलब क्या होता है बच्चों, regret का मतलब क्या होता है, पश्चाताप. राइट. the word root means held in regret. how did the crow change the poet's mood. अब पोएट का मूड कैसे चेंज करा था, अभी सागर ने आंसर दिया था कि शेकिंग डाउन द डस्ट ऑफ स्नो. द क्रो चेंज्ड. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, चेंज द पोएट्स मूड by shaking down the dust of snow from a hemlock tree. Clear. What figure of speech has been used in the line and saved some path. किसी को पता है यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड, किसी को पता है.
जिन बच्चों ने अभी आंसर दिया था, सागर, चेतन, सृष्टि, आप लोगों को पता है या इनके अलावा किसी बच्चे को आता है? सारे बच्चे जो हैं ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस। किसी को पता है यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड? तो बच्चों यहाँ पे देखो, एसोनेंस, वहां पे हमने एक और लिखना था यहाँ पे अलिट्रेशन। अलिट्रेशन क्या होता है बच्चों? कि अलिट्रेशन में होता है जो कॉन्सोनेंट, अब आपके अल्फाबेट्स कितने होते हैं हमारे? टोटल लेटर्स 26। 5 क्या होते हैं बच्चों आपके? वॉबल्स। अब बचे हुए जो होते हैं 21, ये क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। क्लियर? अब वॉवल्स कौन से होते हैं बच्चों? ए, ई, आई, ओ, यू। जब ये रिपीट होते हैं किसी भी सेंटेंस में, देन इट इज कॉल्ड एसोनेंट्स, जो अभी हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंट, अब ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के जितने भी हमारे अल्फाबेट्स हैं वो अगर रिपीट होते हैं इन अ सेंटेंस, देन इट इज कॉल्ड अलिट्रेशन। तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सोनेंट रिपीट हुआ है बच्चों? एस, शुरू में जो है स्टार्टिंग में एस एंड एस, एस एस रिपीट हुआ है, दो 2 times it is repeated in 2 words, s and s, that is called, it means alliteration is used. तो फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है यहाँ पे? alliteration, because क्यों? consonant s is repeated in the same sentence. clear? एक ही सेंटेंस में जो है it is repeated, तो 2 times it is repeated in the sentence, that is why alliteration. Next है, what did the poet think of that tree? क्या सोच रहा था पोएट? द पोएट अर्लियर थॉट, क्योंकि यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे? थिंक का थॉट। वेस्टेड हैड वेस्टेड दैट डे बट लेटर हिज स्पिरिट वाज रिवाइव्ड। और किस तरह से चेंज हुई थी ये ऑलरेडी आपको पता है कि डस्ट ऑफ स्नो चेंज द मूड ऑफ द पोएट। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो आप लोग जो है प्रिपेयर हैं। डस्ट ऑफ स्नो, जैसे मैंने पहले भी बताया था, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पोम। तो अभी हम इसके बाद जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। What is the dust of snow? अब dust of snow क्या होता है बच्चों? जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, tiny particles, छोटे छोटे particles of snow। और वैसे तो dust क्या होती है बच्चों? धूल होती है, but here it is used for tiny particles of snow, right? तो dust of snow क्या है? It is very simple, refers to the tiny particles of snow. Next part क्या है बच्चों? What does the poet say has changed his mood? थर्ड पार्ट क्या है? अब इसको जो है अगर 3 क्वेश्चन इकट्ठा आते हैं तो ब्रेक कर करके जो है आप आंसर दें। तो सेकंड पार्ट है, व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड? द पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट पोएट रेफर टू देम एज डस्ट। तो ये फर्स्ट पार्ट का है। द पोएट वाज इन एन ऑफुल मूड, या सैड मूड भी लिख सकते हैं इन सिंपल लैंग्वेज, व्हेन पार्टिकल्स ऑफ स्नो हैड फॉलन ऑन हिम। दिस चेंज, नेक्स्ट पार्ट क्या है? दिस चेंज द poet's frame of mind instantly and his day got a lot better. पहले से जो है अच्छा हो गया rest of the day. Clear? How does Frost represent nature in this poem? नेचर को कैसे उन्होंने प्रेजेंट किया है? नेक्स्ट पार्ट है, द फॉलोइंग क्वेश्चन में हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम? तो कौन कौन सी पोएम्स जो हैं यहाँ पे, व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स? डू यू थिंक अ क्रो इज ऑफन मेंशन्ड इन पोएम्स? व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ ए क्रो? तो मोस्टली जो है यहाँ पे पूछा है कि कौन कौन सी बर्ड्स, कभी आपने देखा है कि किसी पोम में जो है क्रो का नाम लिया है? तो यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा है कि मोस्टली अगर कोई पोम लिखते हैं पोएट तो कौन कौन सी बर्ड्स का यूज करते हैं? मेनली आपने देखा होगा पीकॉक का नाम लेते हैं या नाइटिंगेल का वर्ड यूज करते हैं, क्रो का कोई नहीं लेता। बट हियर क्रो इज यूज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और किस तरह से उन्होंने सबके माइंड जो सुपरस्टिशियस हैं, अंधविश्वासी हैं या सुपरस्टिशन है, तो उन्होंने कैसे चेंज करा? तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में कंफ्यूज ना करें, क्योंकि यहाँ पे क्रो नहीं लिखना आपने, कि नेमली यूजुअली जो है नेम कौन कौन से यूज करते हैं पोम में, स्पैरो, नाइटिंगेल, पीकॉक, और जो भी आपको याद है तो वो भी आप लिख सकते हैं। अनलाइक दीज बर्ड्स, क्रो को क्यों नहीं यूज करते हैं? क्योंकि crows are often seen as the indicators of doom and fear, क्योंकि सब लोग लाइक नहीं करते क्रो को। दे आर ऑफन, क्योंकि क्या करते हैं वो कि नेगेटिव रेफरेंसेस देते हैं क्रो का। क्लियर? नेक्स्ट इज, सॉरी अगेन, व्हाट इज द हेमलॉक ट्री?
सेकेंड है, अब क्रो का हमने क्लियर कर लिया, हेमलॉक ट्री. व्हाई डजंट द पोएट राइट अबाउट अ मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एज मैपल और एन ओक और ए पाइन. अब यहाँ पे उल्टा क्वेश्चन है, उन्होंने कहा यहाँ पे कि अगेन व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री. अब हेमलॉक ट्री को ही यहाँ पे क्यों यूज किया है, और जो ब्यूटीफुल ट्रीज हैं, ओक ट्री है, पाइन ट्री है या मैपल ट्री है, क्यों नहीं उनको यूज करा है. Trees are also seen as mighty creatures imparting wisdom as they are too old. They give क्यों हम इनको जो है why these trees are important for us, क्योंकि ये हमें क्या देते हैं बच्चों, ऑक्सीजन देते हैं and absorb carbon dioxide which is connected with absorbing all the negative energy. जितनी हमारे environment में negative energy होती है उसको absorb करते हैं. But there are trees that are poisonous too. But जैसे hemlock tree है, ये कैसा है, poisonous tree है. The poet does not mention more beautiful tree such as maple, oak or pine because he wants to indicate a sad seed. क्योंकि वो यहाँ पे बताना चाहता था, और यू कैन से किसी का भी जो है माइंड को चेंज करना चाहता था कि जो बिलीव करते हैं इस बात में कि बैड ओमेन के रूप में जो है इसको एक्सेप्ट करते हैं कि पॉइजनस ट्री है, तो इसको चेंज करने के लिए ही यूज दिस टाइप ऑफ poisonous tree in the poem. Being poisonous, a hemlock tree is considered bad, and so he refers to it. What do the crow and hemlock represent? It is very important question और एग्जाम में जरूर पूछते हैं. Joy or sorrow. What does the dust of snow that the crow shakes of a hemlock tree stand for? Both crow and hemlock tree represent sorrow. दोनों जो हैं sorrow को represent करते हैं. Frost has used both the negative creatures, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने किसको, दोनों को जो है नेगेटिव क्रिएचर्स के रूप में जो है यूज करा है, क्रो एंड हेमलॉक ट्री, एज द कैरियर्स ऑफ पॉजिटिविज्म एंड स्ट्रेंथ दैट ट्रांसफॉर्म दिस हिज डे फॉर द बेटर. और किस तरह से ही जो नेगेटिव क्रिएचर्स हैं, किस तरह से उनका दिन जो है बेटर हुआ था बाय नॉट यूजिंग बर्ड्स लाइक स्पैरो, नाइटिंगेल एंड ट्रीज लाइक ओक, पाइन, मैपल. द पोएट हैज ट्राइड टू ब्रेक डाउन all the preconceived notions, जो हम पहले से सोचते हैं, सुपरस्टिशियस हैं या अंधविश्वासी हैं, या हमें जो है लगता है कि ये जो है बैड ओमेन है, तो इनको, इनके माइंड को चेंज करने के लिए ही यूज दिस टू बैड ओमेन्स. We have about certain agents of nature. He has tried to make us understand that we see the world not as how it is. हमें ये नहीं देखना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर कोई बिल्ली रास्ता काटती है या कोई स्नीच करता है तो आपको वेट नहीं करना चाहिए, आप जाएं और देखें, मे बी आपका जो है दिन बेटर हो सकता है, मे बी कैट आपके लिए गुड लक हो सकती है, या कोई स्नीच कर रहा आपके लिए गुड लक हो सकता है. तो आप भी जो है अपनी ग्रैंड मदर या मदर के जो है माइंड को चेंज कर सकते हैं, राइट. तो बच्चों अब जो है आप माइक लीजिए और आंसर दें. ये दीज आर द MCQ क्वेश्चंस, मल्टी चॉइस क्वेश्चन. Who is the poet of the poem? अभी एक जो है सृष्टि ने, आई थिंक सृष्टि ने आंसर दिया था डस्ट ऑफ स्नो, तो ये सभी को पता होगा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई डज द पोएट कॉल इट डस्ट ऑफ स्नो? कौन आंसर देगा बच्चे? व्हाई डज द पोएट कॉल इट डस्ट ऑफ स्नो? क्यों बोला था डस्ट ऑफ स्नो? सकीन खेत, आप लोग दे सकते हैं आंसर. यहाँ पे ऑप्शंस आर गिवन हियर. स्नो particles were too tiny, they came over him like dust, they felt like dust, they looked like dust. क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स कैसे होते हैं, किसी ने देखी है बर्फ गिरती है जब स्नोफॉल होता है, तो डस्ट पार्टिकल्स कैसे होती हैं, छोटी छोटी होती है. किसी को नहीं पता आंसर? तो बच्चों इस आंसर इज स्नो पार्टिकल्स जो है बहुत छोटे छोटे हैं, were too tiny, that is why the poet call it dust of snow. Clear? Next is the poet says, of a day I had rued. What is the meaning of rued? Ruined, held in regret, ruled, conquered. तो इसका मतलब क्या है, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था. किसी बच्चे को आता है आंसर? अच्छा जी, ऐसी सेकेंड खेत, आप लोग जो है माइक लेके आंसर दे सकते हैं. Yes. मैम Ruined. Held in regret. Clear? What's your name? मैम सागर. 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 Its answer is ruined का मीनिंग है यहाँ पे held in regret, कि बाद में जो पूरा दिन जो उसका वेस्ट जा रहा था, तो थोड़ा सा उसको बाद में
रिग्रेट हुआ था, पश्चाताप हुआ था कि पूरा दिन खराब जा रहा था उसका, राइट। तो इसका यहाँ पे रूट का मीनिंग है हैड इन रिग्रेट। नेक्स्ट इज व्हाट अपलिफ्टेड हिज मूड। चलो तुम खड़े हो, तुम आंसर दो सागर। व्हाट अपलिफ्टेड हिज मूड, मूड को किसने अपलिफ्ट करा था? फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन हिज शोल्डर, या क्रो ने, या हेमलॉक ट्री ने, या ऑल ऑफ दी अबव, या सारे ऑप्शंस राइट है? थिंक एंड देन आंसर द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन क्या है बच्चों? फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन हिज शोल्डर, सेकेंड है क्रो, और तीसरा है हेमलॉक ट्री, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। व्हाट अपलिफ्टेड हिज मूड, किसकी वजह से चेंज हुआ था उनका मूड? कौन बताएगा? ये इसी सेकेंड खेत। सृष्टि आपको आता है? तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारे ऑप्शन जो है करेक्ट हैं। स्नो भी गिरा था, किसकी वजह से गिरा था? क्रो की वजह से। और क्रो ने किसको कहाँ पे बैठा हुआ था? हेमलॉक ट्री में। तो ये सारे ऑप्शन जो है राइट है। इट मीन्स ऑल ऑफ द अबव इज राइट। इसका मतलब क्या है? डी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। क्लियर? यस सृष्टि, आप बताइए ये सारे ऑप्शन सही हैं? ए ऑप्शन है फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन हिज शोल्डर, सेकंड Ma'am, ऑप्शन है द all of क्रो, the हेमलॉक above. ट्री, all of the above, all of the above, very good, well done Srishti. Next है what is the rhyme scheme of the poem? A B A B C D C D। अगर हम पूरी पोम की देखें तो ये राइम स्कीम, अदरवाइज स्ट्रेंजर वाइज देखेंगे तो कौन सी है बच्चों? ए बी। क्लियर? तो स्ट्रेंजर 1 की भी यही है, स्ट्रेंजर 2 की भी यही है, बट अगर हम होल पोम की देखेंगे दैट इज योर ए बी सी डी। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन हैज गिवन इन माय हार्ट। तो यहाँ पे एच इज यूज्ड, दैट इज व्हाई अलिट्रेशन। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द एंड सम, तो यहाँ पे है बच्चों अलिट्रेशन, सेम है एस और एस इज यूज्ड। व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट हीलिंग पावर ऑफ नेचर? A option is right. Next है what are the two negative creatures? कौन कौन से हैं बच्चों? Hemlock tree और crow. The crow and hemlock tree symbolizes sorrow, happiness, celebration या death. So sorrow. Clear? So बच्चों today we completed our first poem, that is Dust of Snow, written by Robert Frost. आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा क्योंकि हमने क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए हैं। अगर कहीं पे आपको कोई डाउट है, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पोम, क्योंकि एग्जाम में जरूर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आता है, चाहे 20-30 वर्ड्स के आए, चाहे आपका एक्सट्रैक्ट आए, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पोम। तो बच्चों घर में रिवाइज करें, अगर कहीं पे समझ में नहीं आया है तो आप लोग जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टुमारो वी विल स्टार्ट द सेकेंड पोम, विच सेकेंड इज पोम दैट इज फायर एंड आइस। क्लियर? तो सारे बच्चे रिवाइज करके आए और बुक जरूर लेके आए अपने साथ। तो रीड द पोम एट होम, और कोई भी आपके डाउट्स हैं तो आप नेक्स्ट लेक्चर में उसको यू कैन क्लियर योर डाउट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।